जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सौर मंडल, जिसमें आज हम सीखेंगे कि कौन सा ग्रह किस तरह से परिक्रमा करता है और कौन से ग्रह की क्या खास विशेषताएं होती हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं और ये पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा वो 3D इमेजेस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आता है क्या होता है, आज से कई सौ वर्ष पहले माना जाता था कि पृथ्वी जो है हमारी ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी के चारों तरफ अन्य सभी जो पिंड हैं, जैसे सूर्य हो गया और इसके अलावा और जो भी पिंड हैं वो पृथ्वी के चक्कर काटते हैं और कई सौ वर्षों तक इस बात को माना भी गया। लेकिन बाद में आता है सूर्य केंद्रीय अवधारणा। इसके बाद कौन सी आती है? सूर्य केंद्रीय अवधारणा। इसमें सौर मंडल हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा माना गया और कोपरनिकस की क्रांति के नाम से हम जानते हैं 1543 में दिए थे। इसकी खास बात क्या थी? इन्होंने सिद्धांत दिया था सूर्य केंद्रीय अवधारणा। क्या था? पहले माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, पहले ये बात मानी जाती थी, लेकिन कोपरनिकस की क्रांति के बाद से क्या हुआ, निकोलस कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या बोला गया? कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन क्या होता है, जो भी भूगोल में यानी जियोग्राफी में जो भी अवधारणाएं दी जाती हैं उसमें क्या होता है, वो अनुमानित होती हैं। ज्यादातर जो पहले अवधारणाएं दी गई हैं वो ज्यादातर कैसी है, अनुमानित हैं और उनको गलत साबित भी किया गया। पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, लेकिन बाद में क्या माना गया कि सूर्य केंद्र में है, वो भी किसके? ब्रह्मांड के केंद्र में बताया गया। लेकिन दोनों बातें गलत साबित हुई या नहीं? क्योंकि ब्रह्मांड के केंद्र में हमारा सूर्य भी नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा जो आकाश गंगा है उसके एक साइड पे एक छोटा सा तारा है। बात समझ रहे हो? सौर मंडल के सदस्यों में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या हम पढ़ेंगे? ग्रह पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, धूमकेतु पढ़ेंगे, बौने ग्रह समझेंगे और उल्का के बारे में जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है सूर्य के बारे में। ऊर्जा का स्रोत इसका क्या है? हाइड्रोजन गैस का हीलियम में कन्वर्ट होना, यानी कि ये जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है नाभिकीय संलयन। क्या कहलाएगी बेटा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। और किस वजह से होता है? बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है और जब हीलियम में बदलता है तो उस समय बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हीट जनरेट होती है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। और जैसा कि पिछले लास्ट लेक्चर में हमने बताया भी था कि हाइड्रोजन की जो मात्रा है हमारे सूर्य में वो है 70%। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि 27% हमारा हीलियम देखने को मिलता है। 28, 27, 28 लगभग अनुमानित है ये। ठीक है। तो अब अगर सूर्य की संरचना के बारे में हम देखें, वैसे मुख्य रूप से इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम यहां पर अभी हम जो मुख्य रूप से हमें देखना है वो 4 देखनी है। ये होता है बेटा, ये बीच वाला जो पार्ट है ये इसको कहते हैं क्रोड या कोर। इसका जो तापमान है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। और ये जो अवस्था, ये जो तापमान है, इस तापमान में भी ये किस अवस्था में है? कोर जो है, क्रोड जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है। इसके बाद जो ऊपरी सतह देख रहे हैं हम लोग, ये जो ऊपरी सतह है इसके बाद वाली, ये जो रेड कलर की, इसको कहते हैं वर्णमंडल। ये जो है रेड कलर की, इसको कहते हैं वर्णमंडल, लाल रंग का वायुमंडल जहां सौर ज्वालाएं उठती हैं। ये जो रेड कलर का ये पार्ट है, ये जो रेड कलर का पार्ट है इसको कहते हैं वर्णमंडल। अब समझेंगे, इसके जस्ट ऊपर होता है, जस्ट देखेंगे ऊपर वाला जो पार्ट होगा, इसके ये वाला जो रेड पार्ट हो गया वो हो गया वर्णमंडल, और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, इसको कहेंगे प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर, बाहरी सतह। इसका जो तापमान होगा, यानी कि जो बाहरी सतह होगी उसका तापमान होता है बेटा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सौर कलंक यहीं पर उठते। सौर कलंक कहते किसे हैं? तो क्या होता है, ये जो होता है कभी कभी इतना हीट जनरेट करता है कि बहुत तेजी से ज्वालाओं को फेंकता है बाहर। जब फेंकता है तो उस समय उसकी वजह से, जब ये ज्वालाएं फेंकता है तो यहां पर क्या हो जाता है? काला धब्बा बन जाता है।
उसी को हम क्या कहेंगे, सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, और सौर कलंक का तापमान होता है बेटा 4500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। इसके बाद कोरोना की बात करें, जो बाहरी हिस्सा होता है, क्या होता है, जो बिल्कुल बाहरी हिस्सा होता है, ये जो भारी हिस्सा होता है, ये सूर्य ग्रहण जब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तभी हमें कोरोना या कीट दिखाई देता है। समझे, क्या दिखाई देता है, कोरोना हमें तभी दिखाई देता है, सूर्य का ये ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे बाह्यतम हिस्सा, बाहरी क्षेत्र पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। यहीं से सौर पवनें निकलती हैं, और यहीं से निकलती हैं सौर पवनें। ये देखिए, ये जो निकल रही है ना, यहीं से निकल रही हैं सौर पवनें, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब देखिए, दिलचस्प चीजें अब स्टार्ट हो रही हैं हमारी। ग्रहों का वर्गीकरण करेंगे और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करने वाले हैं। देखिए बेटा, क्या होता है, अगर हम देखें कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध शामिल है, बुध, शुक्र, ठीक है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। अगर इधर वाले ग्रहों को हम देखेंगे तो ये कहलाते हैं कौन से ग्रह, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल शामिल है। और खास बात याद रखना, जो आंतरिक ग्रह उन्हीं को हम कहते हैं पार्थिव ग्रह। क्या कहेंगे, पार्थिव ग्रह। इसी के साथ साथ जो बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि जो बाहर वाले हैं, बाहर, अब इनकी सीमा कौन बना रहा है, ये भी देख लो भाई। ये कैसे हम पता कर रहे हैं कि यहां पर ये आंतरिक है, ये बाह्य है, तो यहां पर एक क्षुद्र यानी कि उल्का पिंड है, यहां पर बहुत सारे उल्का बेल्ट है, यानी उल्का पिंड है, इस वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है उल्का बेल्ट। उल्का बेल्ट के इधर वाले कहलाएंगे पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, और उल्का बेल्ट के इधर वाले कहलाएंगे वायु ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। क्या कहलाएंगे, जोवियन ग्रह। क्या कहलाएंगे बेटा, जोवियन ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, जोवियन ग्रह। अब अगर हम बात करें, जो आंतरिक ग्रह है वो चट्टानों और धातु पदार्थों से निर्मित है, यानी कि ये चट्टानों से निर्मित है। अब जब चट्टानों से निर्मित है तो सीधी बात ये समझिए कि ये जब चट्टानों से बने हुए हैं तो ये कैसे होंगे, कठोर होंगे। यानी जब कठोर होंगे, इनके जो अणु हैं वो पास पास होंगे, यानी कि घनत्व कैसा हो जाएगा बेटा, इसका अधिक हो जाएगा, घनत्व अधिक होता है, हाई डेंसिटी होती है, और आकार में ये छोटे हैं। कैसे हैं, आकार में ये छोटे हैं। मुख्य रूप से गैसों से निर्मित है। ये जो बाहर वाले ग्रह हैं, ये सारे के सारे किससे निर्मित है, गैसों से निर्मित हैं, और ये आकार में कैसे हैं, बड़े देखने को मिलेंगे, आकार में बहुत बड़े। जब गैस के बने हुए हैं तो इनका जो घनत्व होगा, इनके जो अणु होंगे, कण होंगे, वो दूर दूर होंगे अपेक्षाकृत। यानी कि किसके साथ तुलना करें हम, अगर हम आंतरिक ग्रहों यानी चट्टानों से तुलना करें, हवा के जो कण होते हैं बेटा वो दूर दूर होते हैं, और चट्टान के जो कण होते हैं बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसकी वजह से इसका घनत्व कैसा हो जाएगा, कम देखने को मिलेगा, डेंसिटी लो डेंसिटी होगी। अब देखिए, दिलचस्प चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं आपकी। देखिए, सबसे पहले हमें याद करना होगा ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले हम ग्रहों का क्रम याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मेरे साथ बोलेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब बोलेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब एक साथ बोलेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कुल 8 ग्रह हैं हमारे। टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले हमारा बुध ग्रह आता है, फिर आता है शुक्र ग्रह। दूरी के क्रम में अगर हम देखेंगे तो पहला ग्रह कौन सा होगा, सबसे पास यानी सबसे नजदीक होगा बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। लेकिन आकार के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा शनि हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा अरुण होगा, फिर चौथा सबसे बड़ा वरुण होगा, फिर पांचवा सबसे बड़ा पृथ्वी होगी, छठा सबसे बड़ा शुक्र होगा, सातवां सबसे बड़ा मंगल होगा, आठवां सबसे यानी सबसे छोटा कौन सा होगा, शुक्र होगा। तो ये क्रम है। ये देखिए, यहां से क्रम से चला 1 2 3 4। इसके बाद यहां देखना जरा ध्यान से, 5 से 6, 5 से 6 और 6 से फिर 7। ठीक है, 5 से 6 पे गए और 6 से फिर 7 पे गए, यानी पहले इधर जाना, फिर इधर और फिर इधर। अगर ध्यान से देखोगे उल्टी जेड बन रही है।
उल्टा जेड बन रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो 5 6 7 8। ठीक है, अब समझते हैं। अब हम समझेंगे कि इनका जो घूर्णन है और परिक्रमण है वो कैसा है। देखिए यहां पर अगर हम देखें, ये देखिए 2 नंबर पे है और इधर पीछे से देखें तो ये 2 नंबर पे, यानी कि ये 2 नंबरी ग्रह है। कैसे है? 2 नंबरी ग्रह है, यानी इनका जो परिक्रमण या घूर्णन जो होगा वो विपरीत होगा अपेक्षाकृत अन्य ग्रहों के। यानी अन्य ग्रह जो है वो कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, और ये जो दोनों हैं वो कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसका सिर्फ घूर्णन है, कैसा है? अपने अक्ष पे ये पूर्व से पश्चिम घूमेगा, बाकी जैसे सारे ग्रह घूमेंगे वैसे घूमेगा, लेकिन ये उल्टा चलता है। ये इधर जाएगा, बाकी सब इधर जाएंगे ऊपर की तरफ, है ना? बाकी ऊपर की तरफ जाएंगे, सारे ग्रह सब ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो है वो अपने अक्ष पर, अगर सब इधर ऐसे घूम रहे हैं तो ये ऐसे घूमेगा, बाकी सब ऐसे घूमेंगे, ये ऐसे। ये क्या है? ये भी उल्टा घूमेगा। इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही उल्टे हैं, घूर्णन भी उल्टा है और परिक्रमण भी उल्टा है। कैसा है? पूरब से पश्चिम। इसका क्या होगा? सिर्फ घूर्णन पूरब से पश्चिम होगा, पूरब से पश्चिम होगा इसका। क्लियर इतनी बात हुई? ये बताइए। चलिए, मुझे लगता है ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सोच रहे होंगे इधर एक ये प्लूटो भी दे रखा है, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में, ये अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। क्या ये अपनी जगह से कहीं चला गया? नहीं, अपनी जगह पर ही है। ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। आगे समझते हैं। अब भयंकर गर्म दुनिया को देखते हैं हम, जिसमें देखेंगे बुध और शुक्र के बारे में। देखिए बेटा, जब हम देखते हैं बुध यानी कि मरकरी के बारे में देखते हैं, तो मरकरी जो है सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है, सबसे निकट है, जैसा कि हमने यहां पर देखा भी कि सबसे निकट है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसको समझना जरा। इसकी खास बात यह है कि ऐसे तना हुआ खड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे तना हुआ खड़ा है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ये बोल रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा, झुकूंगा नहीं, ये झुका नहीं है, अपने अक्ष पर एकदम सीधा खड़ा हुआ है, 90 डिग्री तना हुआ खड़ा है। तो क्या होता है, इधर से जब भी क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो एक हिस्से पे पड़ पाता है, एक हिस्से पे पड़ता है, दूसरा हिस्सा क्या होता है? ठंडा रहता है। लेकिन इधर वाला जो हिस्सा है बहुत ज्यादा तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाएगा? तप्त यानी गर्म। अब इधर और इधर में अगर हम देखेंगे तो इधर बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन रात में यहां पर बहुत भयंकर टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, तो ताप में अंतर देखने को मिल रहा है। ताप में क्या है बेटा? ताप में अंतर। तो इसको हम कहेंगे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, तो हम क्या बोलेंगे? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। अब खास बात यह भी है कि ये भी तना हुआ खड़ा हुआ है, एटीट्यूड इसका कम नहीं हो रहा है, घमंड इसका कम नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या हुआ बेटा? इसकी शादी ही नहीं हुई। इसकी शादी हुई, इसका मतलब इसकी शादी नहीं हुई। शादी ना होने का मतलब है कि इसका कोई भी अपना चंद्रमा नहीं है, यानी इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह है। यही बात हम लोग समझ रहे थे अभी कि सूर्य का सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है, और ये बात हम बता चुके हैं आपको कि सबसे छोटा ग्रह है। परिक्रमण इसका, यानी कि ये जो परिक्रमण करता है वो 88 दिन में करता है, कोई उपग्रह नहीं है, यानी 0 उपग्रह है, कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक है, परिक्रमण जो करता है, परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर घूमने में अपना समय लगाता है, वो लगाता है 88 दिन। सर्वाधिक तापांतर दिन जो है 390 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन का जो तापमान है वो 390 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, लगभग 400, और रातें -170 लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंच जाती है, यानी कि 600 डिग्री का अंतर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। 400 प्लस में है, 200 माइनस में है, 600 डिग्री सेल्सियस का ताप में अंतर देखने को मिल रहा है। शुक्र की बात करें, शुक्र ग्रह जो बेटा है, इसकी कहानी को समझते हैं हम थोड़ा। शुक्र ग्रह की कहानी को अब समझने का प्रयास करते हैं बेटा। ये जो शुक्र ग्रह है बड़ा आलसी है। कैसा है? आलसी है, पूरा दिन ये लेटा रहता है, पड़ा रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं। इस वजह से क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देखना, जब ये लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, सूर्य की तरफ मुंह करके ऐसे लेटा हुआ है,
ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, सीधा यहां सिर पे पड़ेगा, पूरे बॉडी पे पड़ेगा ना। जब पूरे बॉडी पे पड़ेगा तो क्या होगा, यहां का जो पूरे बॉडी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इस पर पूरा सीधा 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 जब इस पर पूरे पे प्रकाश पड़ रहा है तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा इसका, यानी कि रातें छोटी होंगी, एक तो रातें छोटी होंगी और दिन बड़ा होगा। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश लगातार इस ग्रह पर पड़ता रहेगा, लगातार जब इस ग्रह पर पड़ता रहेगा तो इसका जो तापमान होगा वो बहुत अधिक हो जाएगा। जब इसका तापमान बहुत अधिक हो जाएगा तो हम बोलेंगे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तुम्हारा उत्तर होगा शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है तो हो जाएगा शुक्र। एक और प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन, शुक्र। भोर का तारा कौन, शुक्र। सांझ का तारा कौन, शुक्र। अच्छा, अब ये लेटा रहता है पूरे दिन, आलसी टाइप का इंसान है, आलसी ग्रह है, तो क्या इसकी शादी होगी? भैया यहां काम मेहनत जो रोजगार पाए बैठे उनकी तक शादी नहीं हो पा रही है, ये तो बिल्कुल लेटा रहता है। रोजगार तो छोड़ो, ये तो पूरा दिन लेटा रहता है, इसी से किसी से कोई मतलब नहीं है। अब शादी होगी, और बड़ा गुस्सैल टाइप का, यानी गर्म हो जाता है बहुत जल्दी, तो इसकी शादी होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब इसके पास कोई उपग्रह है? नहीं, जीरो उपग्रह, इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है, इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। बोलिए चंद्रमा है या नहीं है? नहीं है। अब देखना जरा, सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह, 96% इस पे क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं यहां पर जो बादल बनते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के बनते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल बरसता है। यहां पर क्या बरसता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। यही बात बताए थे। भोर का तारा भी इसी को कहते हैं, सांझ का तारा भी इसी को कहते हैं। समझे? अब समझते हैं आगे। पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी, अपने पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। नीला ग्रह कहा जाता है, इस पर लगभग 71% जल भी पाया जाता है, यानी कि टोटल भूभाग का, यानी पूरी पृथ्वी का टोटल कितना है, 71% इस पर पानी है। ठीक है, 29% इस पर क्या है, पठार हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर समतल भूमि है, यानी कि भूमि है, सतह है। ठीक है, कितना, 29%। आकार भू आकार, यानी कि भू आभ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भू आभ, यानी कि जियोड आकार है। ध्रुवों पर कैसी है बेटा, चपटी है, और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ठीक है, अच्छे झुकाव हम इसको बताएंगे कितना, 23.5 डिग्री। इसी कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। ये झुकी हुई है, इसी वजह से क्या होता है, जब ये घूमती है, और घूमती कैसी है, पश्चिम से पूरब, चाहे वो अपने अक्ष पर हो, यानी खुद के अक्ष पर हो, एक्सिस पे हो, या फिर सूर्य के चारों तरफ घूमना हो, तो किधर घूमेगी, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेगी। बोलिए क्लियर है? तो पृथ्वी के बारे में अभी अलग से हम सीखेंगे पूरा डिटेल में। अभी और जो ग्रह हैं उनको हम समझ लेते हैं। लाल ग्रह की बात करते हैं, मार्स या फिर मंगल ग्रह या फिर लाल ग्रह के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देखने में आप देख भी पा रहे होंगे कि लाल ग्रह है, इधर ये नीला ग्रह आपको दिखाई दे रहा होगा। लाल ग्रह क्यों है? क्योंकि यहां पर आयरन की मात्रा बहुत अधिक है, यानी यहां आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन कैसा होता है, जैसे हमारे बॉडी में आयरन होता है, ब्लड में हमारे आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन की वजह से या हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग कैसा है, लाल है। ऐसे ही जब यहां पर आयरन पाया जा रहा है तो क्या मंगल ग्रह का रंग लाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अक्षीय झुकाव कितना है, 25 डिग्री है, लेकिन हमारी पृथ्वी का 23.5 डिग्री है। कितना है, 23.5 डिग्री। समान ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, वैसे ही मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। सबसे ऊंचा पर्वत यहां पर पाया जाता है निक्स ओलंपिया। क्या है, निक्स ओलंपिया। जैसे हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही इस मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। यहां का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी है। उपग्रह कितने हैं इसके पास, 2 है, और इसके पास कितने हैं, पृथ्वी के पास बेटा 1 है।
पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? एक उपग्रह है। और मंगल के पास दो है, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। और हमारे पास पृथ्वी के पास कौन सा है? एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। और इसके पास जो दो उपग्रह है वो कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, याद रखना। आगे समझते हैं चट्टानी सीमा। अब देखिए हमने पढ़ा, बुध के बारे में समझा, शुक्र के बारे में समझा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल के बारे में समझ लिया। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल के बाद आता है उल्का पिंड। आता है नहीं? देखिए ये सारे उल्का पिंड देखने को मिल रहे हैं, कितने बड़े बड़े उल्का पिंड हैं। ये देखने में यहां से तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत बहुत बड़े हैं। ये देखिए उल्का पिंड, ठीक है। चट्टानी सीमा या क्षुद्र ग्रह पेटी, यानी छोटे 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 क्या है? उल्का है। स्थान मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य। जो मंगल और बृहस्पति ग्रह उनकी कक्षाओं के बीच में जो पेटी पाई जाती है उसी को कहते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह पेटी, ठीक है। कक्षाओं के मध्य स्थित यह चट्टानी पदार्थों से बनी असंख्य छोटे छोटे पिंडों की एक पेटी है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरीस है। खोज इसकी 1801 में प्याजी द्वारा किया गया था। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह ये जो देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? सीरीस, ठीक है। तो इसकी खोज जो है 1801 में प्याजी के द्वारा की गई थी। अब आते हैं अगले ग्रह पर, गैसीय दानव। इसको गैसीय दानव ही बोलेंगे भाई। ये गैस का इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरे सभी जितने भी ग्रह हैं ना उन सबको खा जाए अकेला ही। समझ रहे हो? सभी ग्रहों को खाने की क्षमता रखता है ये। बृहस्पति और शनि। अगर हम बृहस्पति की बात करें, जुपिटर की बात करें, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। सबसे तेज घूर्णन अपने अक्ष पर मात्र 9.5 घंटे में, मतलब यहां का दिन जो है वो सिर्फ 9.5 घंटे का होता है। 9 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूमे तो कितने समय में लगा देगा? 9.5 घंटे में एक चक्कर लगा देता है पूरा। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको कहेंगे गैनीमीड, ठीक है। जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। इसके पास टोटल उपग्रहों की संख्या कितनी है बेटा? 95 है। उपग्रह कितने हैं? 95। लगभग इसके पास 140 उपग्रह हैं, मतलब 139 भी लिखा मिल जाएगा, कहीं 140, कहीं 129, अलग अलग मिलता है। तो हम लगभग में इसको मानते हैं। कुल मिलाकर के हम इतना समझ सकते हैं कि जो शनि ग्रह है इसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, सबसे अधिक चंद्रमा हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ अगर हम देखें तो एक बेल्ट देखने को मिलती है, ये, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके चारों ओर 7 वलय हैं। क्या है? रिंग्स पाई जाती हैं, जो कितनी है? 7 हैं। बर्फ और धूल कण की रिंगें बनी हुई हैं। सबसे कम घनत्व, तो इसका घनत्व जो डेंसिटी है, जैसे 1 ग्राम, एक देखिए आपने देखा होगा इस तरह का कोई माचिस का डिब्बी है, ठीक है। क्या है? माचिस का डिब्बी है। 1 सेंटीमीटर इतना है, 1 सेंटीमीटर इधर भी है, 1 सेंटीमीटर इधर भी है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1-1 सेंटीमीटर है। अगर इसको भरा जाए ऐसे करके, इसको भर दिया जाए शनि ग्रह से, शनि ग्रह का कोई छोटा सा पिंड ले लें, यानी कि मिट्टी वगैरह जो भी है, गैस से बना हुआ है हालांकि ये, तो गैस को इसमें भरे तो 6900 यानी कि 0.69 ग्राम, कितना बनेगा? 0.69 ग्राम ही इसमें पदार्थ आ पाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह इसका कौन सा है? टाइटन है बेटा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा सबसे बड़ा उपग्रह। और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? गैनीमीड हो जाएगा। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाएगा। बोलिए क्लियर? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। बर्फीले दानव, ये बेटा दोनों बर्फीले दानव देखने को मिलेंगे, अरुण और वरुण। अरुण हरा ग्रह, अरुण को कहते हैं हरा ग्रह। क्या कहेंगे बेटा? हरा ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मीथेन की अधिकता के कारण ये हरा दिखाई देता है। मीथेन गैस है यहां पर, इस वजह से ये कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। खोज इसकी विलियम हर्शेल ने किया थे। कब किए थे? 1781 में विलियम हर्शेल ने किसकी खोज किए? अरुण ग्रह की खोज किए, ठीक है। अच्छे झुकाव इसका 82.5 है,
82.5 डिग्री, अपने अक्ष पर 82.5, मतलब एक तरह से लेटा हुआ ग्रह, इसको हम क्या कहेंगे, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे, अरुण को कहेंगे। ठीक है, इतना अधिक है कि मतलब अक्षीय झुकाव 82.5 इतना अधिक है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। घूर्णन पूरब से पश्चिम, अभी हमने बताया भी था, शुक्र की तरह विपरीत दिशा में। शुक्र का भाई अभी बताया था मैंने कि शुक्र जो है वो भी विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, और ये भी करता है, और ये परिक्रमा भी उल्टा करता है। वो सिर्फ घूर्णन कर रहा था, ये परिक्रमा भी करता है उल्टा। वरुण की बात करें तो सूर्य से सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह, इसका जो टेम्परेचर -228 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना, -228 डिग्री। परिक्रमण काल 164.8 पर, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमने में इसको लगभग 165 वर्षों का समय लगता है। यानी कि एक हैप्पी बर्थडे, अगर एक हैप्पी बर्थडे मनाएंगे तो पृथ्वी के हिसाब से 165 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा हमें। प्रमुख उपग्रह, इसका जो प्रमुख उपग्रह है इसका, वो है ट्राइटन और नेरीड। कौन सा, ट्राइटन और नेरीड इसके प्रमुख उपग्रह हैं। बोलिए क्लियर हुई, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष के बंजारे। भाई अंतरिक्ष में जैसे हमारी पृथ्वी पर बंजारे हैं, वैसे ही अंतरिक्ष के भी कुछ बंजारे हैं, उनको देखते हैं। धूमकेतु और उल्का। धूमकेतु को देख लेते हैं और उल्का को देख लेते हैं। देखिए जो धूमकेतु है, धूमकेतु, इनको पुच्छल तारे के नाम से भी जानते हैं। क्या है, धूमकेतु, कॉमेट या पुच्छल तारा। बर्फ, धूल कण और गैसों से निर्मित होता है। सबसे खास बात क्या है, ये बर्फ, धूल और कणों से बना होता है, यानी गैसों से बना होता है। सूर्य के समीप आने पर, जैसे ये सूर्य के समीप गया, क्या हुआ, सूर्य के समीप गया, ये रहा। ये अगर सूर्य के समीप जाता है, यानी सूर्य के नजदीक पहुंचता है, तो इस ऊष्मा के कारण, गर्मी के कारण ये क्या होता है, ये पूंछ बना लेता है। क्या बन जाता है इसके, सूर्य के समीप आने पर ऊष्मा के कारण ये पूंछ बना लेता है। ये देखो पूंछ बनी हुई नजर भी आ रही होगी। ठीक है, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। क्या, क्यों भाई, बोलो। जो हमेशा सूर्य के दूसरी यानी विपरीत दिशा में, अगर सूर्य इधर है तो इसके विपरीत दिशा में इसकी पूंछ बनेगी। किधर बनेगी बेटा, विपरीत दिशा में इसकी पूंछ बनती है, विपरीत दिशा में होती है। उदाहरण जैसे हेली पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। 76 वर्षों में एक बार दिखता है। अगली बार 2062 में दिखाई देगा। अब ये कब दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देने वाला है। अब ये जब दिखाई देगा तो 2062 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें उल्का, टूटता हुआ तारा जिसे कहते हैं। इधर हो गया धूमकेतु, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या होगा, ये जो है निश्चित समय, एक निश्चित समय अवधि के बाद दिखाई देते हैं। जैसे ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। कौन सा, हेली। ऐसे अनगिनत और भी क्या है, धूमकेतु हैं। लेकिन उल्का या मेटेरॉइड या टूटता हुआ तारा क्या होता है, ये ठोस पिंड होता है। और ये जब आता है, जरा मैप को देखते हैं, इसको देखो जरा ध्यान से समझना, इसको देखो। जैसे ये हमारा क्या है, मार्स है। ये देखिए उल्का बेल्ट है। अब ऐसे ये जो मंगल ग्रह था वो ऐसे जा रहा था, अपने कक्ष पर या अपने पथ पर ऐसे बढ़ रहा था। लेकिन नजदीक क्या आ गया, कोई एक उल्का आ गया, तो इसने क्या किया, अपने गुरुत्वाकर्षण के बल से अपनी तरफ खींच लिया। क्या किया, अपने गुरुत्वाकर्षण से इसको खींचा। बोले भाई साहब आ जाओ आ जाओ, तो बोले उल्का बोला कि भाई चचा बुला रहे हैं तो चलना चाहिए, चचा बुला रहे हैं तो चलना चाहिए। तो वो अपने स्थान को छोड़ करके इसकी तरफ आता। लेकिन ये भाई साहब बड़े बुद्धिमान है, ये आगे भाग जाते हैं तब तक। लेकिन बेचारी हमारी पृथ्वी सीधी सादी पीछे से आ रही होती है, तब तक इस पर गिर जाता है आके। लेकिन गिरता कब है, जब बहुत बड़े आकार का हो। अगर छोटे आकार का है, अगर छोटे आकार का है तो क्या होता है, जैसे ही हमारी पृथ्वी के सुरक्षा कवच में घुसता है, यानी कि वायुमंडल में घुसता है, वैसे ही इसमें उल्का में लग जाती है आग। किसके कारण, घर्षण के कारण। किसके कारण बेटा, घर्षण के कारण लग जाती है आग। और जब आग लग जाती है तो जल करके राख बन करके उड़ जाता है उल्का। यही कहानी हम लोग समझ रहे थे यहां पर।
यही कहानी हम समझ रहे थे। उल्का टूटता तारा, ठोस पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से जलने लगते हैं। जो पिंड पूरी तरह से ना जलकर पृथ्वी के धरातल पर गिर जाते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। वैसे तो उल्का कहा जाएगा जैसे ही जमीन पे गिर जाएगा आकर के, तब हो जाएगा उल्का पिंड। क्या हो जाएगा बेटा? उल्का पिंड। अधिकतर उल्का जो है वो हमारे अंतरिक्ष में ही जलकर भस्म हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।